नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में हमारे गणतंत्र बनने से, यानी 1950 में जब हम गणतंत्र बने तब से लेकर 2023 यानी आज तक की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण संशोधन हुए, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इन संशोधनों को हमने एमसीक्यू में ही लिया है, लेकिन इनसे आपकी पॉलिटी का एक बड़ा फेस कवर कराने की कोशिश करिए, उसके जुड़े हुए हर मुद्दे को समझाने की मैंने कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, और बहुत अनुरोध ही कर सकता हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। ठीक है, अगर वीडियो को देखते समय अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर लिखिए। थोड़े मेरे वीडियो लंबे और लेंदी जरूर होते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि वीडियो में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। ठीक है, कंटेंट से ज्यादा मैं अप्रोच पे बेस्ड पे काम करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए तो आपसे बन जाए। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के लिए आपके लिए क्या क्वेश्चंस रखे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया गया। अनुच्छेद 338 बी, यस किया गया संशोधन। अनुच्छेद 340 नहीं किया गया संशोधन। अनुच्छेद 342 ए, यस किया गया। और अनुच्छेद 366 इसमें भी किया गया। तो पहले तो समझें कि आखिर ये क्या है, मतलब इसकी जो बात आ रही है वो क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, 102वां जो संविधान संशोधन था, 102nd, ठीक है, इस 102वें संविधान संशोधन के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लास है, यानी राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऐसा नहीं कि उसी से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाओ, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 338 बी जो है वो इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया। जब ये जोड़ा गया तो इसमें जो है वो, अगर कहा जाए, ये प्रावधान कर दिया गया, मतलब उसको जो है वो 102 के तहत, कि भाई जो भी अगर कहा जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बातें होंगी या मुद्दे होंगे, उसमें राज्य की कोई शक्ति नहीं होगी। मतलब 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सरकार के पास किसी भी समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचानने, वर्गीकृत करने की शक्ति जो है वो खत्म हो गई। और इसका पूरा अधिकार जो है वो किसको चला गया, जो है एकमात्र संसद को चला गया। यानी अब राज्य सरकार चाहकर भी जो है वो कुछ नहीं कर सकती थी। ये तो ये एक जब ये हुआ तो इसके बाद अब राज्यों को अगर आरक्षण देना हो किसी को तो क्या करें, वो ओबीसी में तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ओबीसी में डालने के उनके राइट जो है वो छिन गए। तो जब मराठा आरक्षण को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो इंदिरा साहनी वाला जो केस था कि जिसमें 50% से ज्यादा हम किसी भी स्थिति में आरक्षण नहीं देंगे, उसको ग्राउंड मानते हुए उसको रद्द कर दिया। तब ये मुद्दा उठा कि क्या जो है अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान से संबंधित राज्य सरकार की जो पावर है उसे वापस रीस्टोर किया जाना चाहिए। तो हाँ, इसकी जरूरत थी। तो 105, बहुत याद रखिएगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बन गया कि 105वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जो है वो आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया। तो 1, 2 और 3 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किया गया। 338 बी में वो जो क्लॉज था वो हटाया गया। यानी अब 338 बी में साफ है कि राज्य को भी जो है वो, अगर कहा जाए, जो है ये शक्ति होगी कि वो तय करे कि भैया किसको जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग में रखना है, पहचानना है, वर्गीकृत करना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है वो इसमें अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 342 ए के अंदर। अब ये 342 ए क्या है, यानी इसमें जो नया खंड जोड़ा गया। तो 342 ए जो है वो ये कहता है कि भैया राष्ट्रपति को, जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर कोई पिछड़े वर्ग है तो उनको निर्दिष्ट करने का अधिकार है, और वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करे, परामर्श ले। तो अब वो राज्य वाला जो राष्ट्रपति को था ना कि राज्य और केंद्र शासित, वो राज्य वाला क्लॉज हटाया होगा कि भैया अब राज्य नहीं, अब तो राज्य खुद तय करेगा। तो इसमें भी यानी राष्ट्रपति की जो पावर थी उसको क्या करा, कम करा। और रही बात 366, तो ये तो इस क्लास में ऑलमोस्ट सभी रट लेना कि जो आर्टिकल 366 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन से संबंधित है। यानी अगर हमें किसी परिभाषा को देखना है तो परिभाषा को देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन। जैसे आपने देखा होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, तो आप 366 के क्लॉज कौन से देखते हो, 24 देखते हो, 25 देखते हो। तो 366 का क्लॉज 26C में सामाजिक और शैक्षणिक जो है रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा, ध्यान रखना, अन्य पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं। उसमें क्या लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी सोशली और एजुकेशनली हम किसे बैकवर्ड क्लास कहेंगे।
तो वो जो है वो है। तो अब आपको 366 का वो जो क्लॉज है यानी 26C, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। तो देखो कितना ज्यादा जो है वो उलझा पुलझा केस है। और ये आए गए 4 क्वेश्चन मैंने फटाफट दे दिए। पहला 105वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जो है वो अगर कहा जाए अनुच्छेदों में संशोधन किया गया तो 338B के तहत अब जो है वो, ठीक है, केंद्र को ये सीधे पावर नहीं है, अब राज्य की पावर हमने रिस्टोर कर दी कि राज्य सरकार खुद तय करे कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से किसे पिछड़े वर्ग में जो है वो निर्देशित करना चाहती है। ठीक है, अब रही बात कि 340 की होनी, तो 340 में तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी दशाओं आदि के लिए कमीशन का प्रोविजन है, उसका तो इससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं ना। तो 340 के तहत आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन बना, ठीक है, यहाँ पर काका कालेलकर कमीशन बना, ठीक है, ये कालेलकर, और अभी जो है वो जी रोहिणी जो कमीशन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल अलग है, ये याद रखिएगा ना। तो इतना इसमें से मतलब ये क्वेश्चन आपको कोई भी यूपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम में 101% जो है वो आएगा। इसको आप दिमाग के अंदर अपने जो है वो रख लीजिएगा। मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा दो। ठीक है, ये मतलब एक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं, दूसरे के ऊपर। एक सेकेंड। अब दूसरा कहता है 99वें संविधान संशोधन के तहत गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन सेट अप अंडर द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर द जुडिशियल रिव्यू पावर डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 129, 131, 135 और 137। तो इसका आंसर जो है वो पहले तो मैं बता दूं 137। फिर अपन आगे की कहानी के ऊपर आते हैं। देखो 137 बहुत सिंपल सी बात है। हमारा संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ये हमेशा आज से याद रखिएगा, क्योंकि हमारे संविधान का जो मूल आधार है वो है फंडामेंटल राइट, और हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो करता है। ठीक है, उद्देश्य ये है कि संविधान की गरिमा जो है वो बनी रहे। तो उसको ये राइट दे दिया गया है कि अगर मान के चलिए कोई भी एक्ट ऐसा हो रहा है देश में, सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या संसद या विधायिकाएं कोई ऐसा कानून बना रही हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो वह अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर का यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो वर्णित, उसका जो है वो वर्णन किया गया है यहाँ पर अगर कहा जाए आर्टिकल 137 में। ठीक है, कि वो जो है वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। यानी हमें ये आज समझ पड़ गया है कि भारत में संसद के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये साफ है, आर्टिकल 137 में है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि वो मतलब संविधान की मूल भावना के, आजकल उस मूल भावना के लिए एक बड़ा अच्छा केशवानंद भारती केस के बाद वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी संविधान का मूल ढांचा, उसके खिलाफ अगर सरकार कोई एक्शन ले रही है तो वो 137 के तहत पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो ये है। तो अब ये तो एक तो ये बेसिक है 137। अब जैसे ये 4 आर्टिकल, ये तो चारों आर्टिकल भी आप जो है वो याद रखिएगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं वही आर्टिकल उठाऊं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको जो है वो पूछे जाए। जैसे सपोज मान के चलिए आर्टिकल 129, ये बहुत आता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय है। उसके जजमेंट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे साक्ष्य के रूप में। उसको, उसके खिलाफ अगर आप जाओगे, उसके आदेशों की अगर आप अवहेलना करोगे तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी वो न्यायालय जो है वो आपको दंड भी दे सकता है कि उसने कोई डिसीजन दिया और सरकार ने कहा कि नहीं हम तो नहीं मान रहे उसके डिसीजन को, तो उसने कहा कि ये तो न्यायालय की अवमानना कर दी तुमने, तो कंटेंट ऑफ कोर्ट का भी जो है वो आपके ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो लगा सकता है, यानी आपके ऊपर मतलब किसी के ऊपर भी जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा 131, ये इसलिए मैंने ये लिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। 131 आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जो है ओरिजिनल जुडिक्शन है कि भाई दो राज्य और केंद्र और राज्य के बीच के जो विवाद है उनको देखने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन उसका यही है। हमारे केस, हमारी अपीलें थोड़ी सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है मेनली। उसका मेन काम तो केंद्र और राज्य के या राज्यों के बीच के जो विवाद हैं उनको जो है वो अगर कहा जाए सुलझाने का जो है वो काम है ना। तो इस तरह से ये। अब रही बात जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की, इसको और एक लाइन में फटाफट समझ लीजिए। एक्चुअल 3 जजेस केस, इतना पूरा तो नहीं बता सकता।
लेकिन क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी देश में प्रधानमंत्री बनी, तब क्या हुआ कि वो जो न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस तक पहुंचने की जो वरीयता का क्रम था वो बिगड़ गया। ठीक है। और एक कहावत कह सकते हैं ना कि बंदर बांटे रेवड़ी और चीन चीन के देव, यानी हम अपने मन मुताबिक व्यक्ति को जो है वो आगे लाने लगे, जिससे कहीं ना कहीं, ठीक है, जो है वो न्यायपालिका की गरिमा के ऊपर भी जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक व्यवस्था इंस्टीट्यूट हुई जिसको कोलोजियम सिस्टम कहते हैं। कोलोजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कोलोजियम जो है वो बनता है। काम ये होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो में किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा उसकी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को करेगा। प्लस जितने हाई कोर्ट हैं उन हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर का लॉजिक नहीं है, हाई कोर्ट में इधर से उधर जजेस का ट्रांसफर वो कोलोजियम करेगा। अब भारत सरकार को लगा कि नहीं, अब हमको इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की मोनोपोली है यहाँ पर अगर कहा जाए, तो उन्होंने उठाकर एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराया, जिसको अपन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के तहत एक पैनल बनेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, विधि मंत्री भी होंगे, वो तय करेगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर कैसे। लेकिन जब ये आया तो सुप्रीम कोर्ट को लगा ये तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया। उसने कहा कि ये तो पूरी तरीके से जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे राइट्स के या अधिकारों के जो है वो खिलाफ। तो इस तरह से उसको जो है वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जैसे कहते हैं कि डिक्लेयर जो है वो किया गया था। तो ये अब आपको जो है वो शायद जो है वो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो ये मैंने पूरा बता दिया है कि क्या क्या इसमें 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आ सकता है या पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में नई भाषाओं को जोड़े जाने संबंधी कौन सा संविधान संशोधन सही सुमेलित नहीं? 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल याद रख सकते हो। 21 से 71वां संविधान संशोधन कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये भी बिल्कुल सही है। 71 और 21 को जोड़ लोगे तो 92 आ जाएगा, 1 और 1 2, 7 और 2 9। तो 92वां संविधान संशोधन बोडो डोंगरी संथाली मैथिली, ये भी सही है, ये तीनों सही। 95वां संविधान संशोधन, ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में, ये गलत है। एग्जैक्टली क्लासिकल लैंग्वेज हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली क्लासिकल लैंग्वेज की कोई डेफिनेशन, ये ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर शास्त्रीय भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, ठीक है, ये जो है वो मलयालम है, ये सब क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं, लेकिन इनके लिए संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी इस आर्टिकल को भी समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जो है वो जाना पड़ेगा। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 8 है ना, यहां पर लिख देते हैं अपन अनुसूची 8। और अनुसूची 8 दो अनुच्छेदों का संरक्षण कर रही है, यानी उसके आधार पर टिकी हुई है। पहला है 344(1) और दूसरा है 351। यानी कोई पूछेगा कि किन आर्टिकल्स के आधार पर अनुसूची 8 को तैयार किया गया, तो ये यानी शेड्यूल 8 को। तो जो शेड्यूल 8 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है, यानी कोई पूछेगा कि मूल भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। बाद में इसमें संशोधन करके नई भाषाओं को ऐड किया गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन जब हुआ, तो उस 21वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार इसमें एक नई भाषा 1967 में जो है वो इंसर्ट की गई, सिंधी। ये भी याद रखिएगा, दो तरह से इसको याद रखना पड़ेगा। पहला कि 21वां संविधान संशोधन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो तो प्रश्न जो है वो पूछा जा ही सकता है। प्लस वो ये भी पूछ सकता है कि वो 21वां संविधान संशोधन जो है वो किस साल, मतलब उसको जो इंसर्ट किया गया वो किस साल इंसर्ट किया गया, यानी मतलब 1967 में किया गया, 68 में किया गया, कब किया गया? तो 67 में किया गया, तो वो 14 से बढ़कर कितनी हो गई भाषाएं? 15। फिर 71वां संविधान संशोधन आया, तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आया 1992 में, यहां लिख दे रहा हूं, ये 1967 में आया, ठीक है, ये 67 के बाद ये आया 1992 में, है ना। इसमें जो है वो 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो अब 15 से जो है वो भाषाएं बढ़कर कितनी हो गई? 18 हो गई। यहाँ पर कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें कोंकणी और मणिपुरी को तो छोड़ दो, ठीक है, उसमें आपको जो है वो ज्यादा दिक्कत जो है वो आना नहीं, लेकिन नेपाली को आप याद रखना, क्योंकि आपका कंफ्यूजन होगा यार नेपाली तो हमारे मतलब जैसे देखो पढ़ा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा नहीं तो उसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अरे साला नेपाली तो हमारे देश में कहाँ बोली जाएगी, नेपाल थोड़ी जा रहे हैं। तो वो उसको एलिमिनेट ही नहीं करेगा, वो सोचेगा यही गलत है, इसी को अलग कर दो।
तो ये एक जो है वो उलझन जो है वो अपने को हो सकती है। और फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाया गया 2003 में, जो कि 2004 जनवरी 2004 में लागू हो गया, मतलब उसको लागू किया गया तो 2004। उसमें जो है वो 18 से बढ़कर जो है वो भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 22 हो गई, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली या संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें जुड़ी। इस तरह से अगर हम इसको याद करें तो 2 तरीके से याद कर सकते हैं कि 21 + 71 = 92, ठीक है, यानी ये 21 और 71 के बाद तीसरा 92 है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो है वो फैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर कहा जाए 1, यहाँ 3 और यहाँ 4, यानी ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस वाले में 4 जोड़ी, तो आप दिमाग लगा सकते हो कि हाँ यार सबसे आखिरी वाले में 4, उसके पहले वाले में 3, उसके पहले वाले में 1। इस तरह से जो है वो ये 22 भाषाएं आई। और 1992 सॉरी 92 बोल गया, 2003 का जो अमेंडमेंट था, 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब उसको 8 जनवरी 2004 को लागू किया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद से आज तक हमारी भाषाएं जो हैं वो 22। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये राजभाषाओं में जो हिंदी है वो संघ की राजभाषा है, पूरे भारत की राजभाषा नहीं है या भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं। और एक और आश्चर्य की बात आपको बता दूं, जो आएगा नहीं लेकिन अभी आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये कि आज भी 35 ऐसी भाषाएं हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट देखा था, गृह मंत्रालय का, उस पर लिखा था कि साहब 35 ऐसी भाषाएं जो इसमें जो है वो पेंडिंग है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश राज्य की गोंडी भी है, वो भी पेंडिंग है कि भैया हमको भी जो है वो जो है वो अगर कहा जाए राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है वो दर्जा मिल जाए। तो बहुत सारी जो है वो भाषाएं, ओवरऑल वो तो अपने लिए काम का है नहीं। रही बात शास्त्रीय भाषाओं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लासिकल लैंग्वेज इस देश में है, लेकिन क्लासिक, और कैसे याद रखोगे क्लासिकल लैंग्वेज, ऐसे समझो कि जो भाषाएं बहुत समय से, हजारों सालों से जो है अगर कहा जाए हम लोग बोलते चले आ रहे हैं, या जो हमारे अगर कहा जाए संस्कृति सभ्यता जो है वो से जो है वो जुड़ी हुई हैं, उनको हम क्लासिकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो मोस्टली आपने कौन सी भाषाएं सुनी, तमिल सुनी होगी, तेलुगु सुनी होगी, संस्कृत सुनी होगी, कन्नड़ सुनी होगी, ठीक है, आपकी जो है वो मलयालम सुनी होगी और उड़िया सुनी होगी। तो आज की स्थिति में 6 भाषाएं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, बट ये इस शेड्यूल में नहीं आती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन, है ना। तो यह 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मैंने आपको बताई दी। चौथा मैंने जो है वो जानबूझ के मिस्टेक के लिए जो है वो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख लिया। तो 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एग्जैक्टली जो है वो 2010 में आया था, और उसमें जो है वो जो सीटों का रिजर्वेशन है अनुसूचित जाति जनजाति का, ठीक है, उसको एक्सटेंड किया गया था कि भाई आप जो सीटों का रिजर्वेशन करते हो लोकसभा के अंदर, ठीक है, या अगर कहा जाए जो भी मतलब रिजर्वेशन की प्रक्रिया, उसको आप बढ़ा दो। तो वो तो भी हमारे लिए काम का बिल्कुल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। चले अगले के ऊपर आ जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के तहत निम्न में से किस अनुच्छेद या भाग में संशोधन के लिए आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो पहला है संविधान के भाग 5 अध्याय 4, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये जो ये है, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चलो मैं पहले तो ये बता दूं कि किस में नहीं आएगी। संविधान के भाग 6 का अध्याय 4, इसके ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। 54 ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये है क्या, ये समझ लो, इसमें सबसे ज्यादा लोगों के फ्यूज उड़ते हैं। हमारा जो संविधान है ना, उसमें संशोधन की 3 प्रक्रिया वर्णित है। पहला कि भाई लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट और वोटिंग का कितना परसेंट, 50% +1 से, यानी इसको सिंपल मेजोरिटी से हम पास करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया 368 के अंदर है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसका कहीं 368 में उल्लेख नहीं है कि 368 के तहत आप सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लो, नहीं। 368 में केवल 2 प्रक्रियाएं वर्णित है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग वर्ड बहुत काम का है, क्योंकि उसमें जो उस समय उपस्थित है उनमें से मत देने वालों का प्रदर्शित जो है वो अगर कहा जाए परसेंटेज जो है निकलेगा, बाकी से जो है वो इसको जो है वो नहीं निकाला जाएगा। तो प्रेजेंट यानी उपस्थित, यहां लिख दे रहा हूं, उपस्थित और मत देने वाले, इसका 2/3 अगर उसको पास कर दे तो 368 के तहत हो सकता है। प्लस तीसरी जो दूसरी प्रक्रिया है, उसमें आधे राज्य, हाफ स्टेट, 50%, कई बार होता है कि बच्चा क्या पढ़ लेता है कि 50% स्टेट, उसमें कहीं 50% वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया।
उसमें सिंपल जो है वो अगर कहा जाए प्रयोग किया गया है, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट, यानी आधे राज्य उसको क्या करे, रेटिफाइड कर दे, यानी उसका अनुसमर्थन कर दे। तो जो है वो अगर कहा जाए कि आप इसके अंतर्गत जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हो। अब बड़ा प्रश्न है कि वो कौन से भाग हैं जिनमें हमें आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है ना। तो पहले तो देखें भाग 5 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का है पूरा यूनियन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो पहले भाग में तो जो है वो हमारे भारत और राज्य और संघ शासित प्रदेश सबकी जानकारी आ गई, दूसरे में हमने सिटीजनशिप दे दी, तीसरे वाले पार्ट में हमने जो है वो फंडामेंटल राइट दे दिए, चौथे वाले में हमने डीपीएसपी दे दी, और पांचवे से यूनियन और छठवें से स्टेट की कहानी हमने शुरू करी। तो पांचवा जो पार्ट है उसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में से जब हम चैप्टर नंबर 4 पर जाते हैं, ठीक है, यहां पर अगर करें उस चैप्टर नंबर 4 में बड़े बड़े अक्षर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन, ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के। तो हमें यह समझ पड़ गया आज, बहुत सिंपल सी लॉजिक है कि अगर देखो मैं यहां पर बता देता हूं, यहां एक एक को समझा देता हूं। ये पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें किसकी बात है, संघ की है ना, यूनियन की। इसमें जो चैप्टर 3 है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं ना, अध्याय 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक ही आर्टिकल आता है और राष्ट्रपति की वो है आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, है ना, 1 2 3 123। फिर चैप्टर 4 आता है, ठीक है, जो कहां से शुरू होता है, इसमें तो केवल एक ही आर्टिकल हो गया 123, ये शुरू होता है 124 से और चलता है 147 तक, खूब आता है एग्जाम में। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी आप अगर संघ की न्यायपालिका, ठीक है, उसमें क्या वर्ड जो है वो अगर कहा जाए, लिखा हुआ है संघ की न्यायपालिका, क्योंकि भारत कैसा स्टेट है, फेडरल है ना, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग हमने एक यूनिफाइड सिस्टम इस्तेमाल किया न्यायपालिका में। तो लेजिस जो है वो अगर कहा जाए, जो लेजिस्लेचर है हमारी, सॉरी जो यूनियन जुडिशरी है, उसमें कोई छेड़खानी करना है हमको, तो कम से कम अगर संसद ये सोचे कि यार, मतलब इसको ऐसे दिमाग लगाओ, खुद एक लॉजिक लगाना। अभी ऊपर क्या बताया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बताया था। सोचो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए कम से कम कितने राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए पड़ा होगा, आधे राज्यों का, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए पड़ा होगा। इससे एक प्रश्न भी खड़ा होता है, हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया तो उसको, सुप्रीम कोर्ट को उस गरिमा का भी ध्यान थोड़ा सा रखना था, क्योंकि उसमें एक बात थी कि उसको भारत के आधे राज्य, यानी आधे राज्यों में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं और वो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उसका अनुसमर्थन किया था। तो उसमें बीच का रास्ता निकल सकता था, नहीं निकला। पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है, उसको लगा कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका में हस्तक्षेप है, तो उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर। तो आज क्या, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी चेंजेस अगर आपको करना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर बढ़ाना हो, घटाना हो, उसका जुडिशियल रिव्यू खत्म करना हो, ऐसा कुछ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतनों में कोई बदलाव करना हो, ठीक है, एडॉक जज होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में 127 आर्टिकल के तहत, उसमें कोई बदलाव करना हो, तो आपको आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी। यही के ही बात पार्ट 6 में स्टेट के लिए है, लेकिन चैप्टर 4 की जगह कौन सा चैप्टर आ जाता है, 5। ये बिल्कुल नया याद रखना। मतलब यहां पर आपको स्टेट में क्या आ गया कि जब वही आप जब संघ की न्यायपालिका की जगह राज्य की न्यायपालिका के बारे में बात करोगे तो एक चैप्टर खसक जाओगे। जैसे कोई पूछे कि भाई संविधान के भाग 6 के अंदर चैप्टर 4 में क्या है, तो वहां चैप्टर 3 में जो था वो यहाँ चैप्टर 4 में आ गया, यानी वहां ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की थी, या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर की होगी। अब 5 में क्या है, तो 5 में जो है वो यहाँ पर पूरी की पूरी राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रोविजन। और यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया ना, तो 5 इसमें लिखा है हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो अगर आपको हाई कोर्टों से संबंधित कोई छेड़खानी करना है, कोई छेड़खानी करना है, तो आपको आधे राज्यों का क्या करना पड़ेगा, अनुसमर्थन लेना ही पड़ेगा, या से याद रखिए। दूसरा 54 सिंपल सा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें कोई बदलाव करना है, कितने राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, आधे राज्यों का, ठीक है। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, सबको ही मालूम है कि उस रीति के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई सभी राज्यों के जो है वो इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, लोकसभा के राज्यसभा के सब जो है वो रहेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनेगा, उसमें कोई आपको रीति में या जो प्रोसेस वर्णित है, ठीक है, कि भाई हम जो है वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोफेशनल वोटिंग से कराएंगे, डायरेक्ट कराएंगे, इनडायरेक्ट कराएंगे, ऐसा कुछ भी अगर हमको बदलना हो
तो हमें कम से कम कितने राज्यों से उसको जो है वो अनुसमर्थन कराना पड़ेगा, अब जो है वो आधे राज्यों से। इसके अलावा मैं आपको और दो तीन चीजें बता देता हूँ। यहाँ पर अभी जो अनुसमर्थन वाला है इसको क्या करेंगे, ये हो गया 5 सही के लिए, ये सही है, ये सही है, 54 सही है, 55 सही है। इसके अलावा याद रखिएगा पार्ट 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 11 जो है, थोड़ा बहुत जिनने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पार्ट 11 का चैप्टर 1 अध्याय 1 सबको मालूम है काय से संबंधित है, वो सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंध। यानी अगर आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची में कोई भी छेड़खानी करना है आर्टिकल 246 के तहत या बदलाव करना है, तो आपको कितने राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए, जो पिछले साल एमपीपीएससी में या यूपीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ आर्टिकल से, बाकी आप खुद पढ़िएगा, जैसे आर्टिकल 73 पढ़िएगा, इसमें जो है वो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, इसको भी अगर आपको बदलना है तो आपको जरूरत पड़ेगी। आर्टिकल 162 पढ़िएगा, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर है, यानी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर में चेंज करना है, हाई कोर्ट के लिए कोई बदलाव करना है, सुप्रीम कोर्ट में कोई बदलाव करना है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के मैनर को बदलना है, राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रक्रिया में छेड़खानी करना है। तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन, बार बार मैं एक बात वर्ड बोल रहा हूं वो रट लेना, रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, 50% नहीं बोलोगे, ठीक है, अनुमोदन नहीं बोलोगे, पास करना नहीं बोलोगे, रेटिफिकेशन, क्योंकि जो आर्टिकल 368 में लिखा है अपन को वही पढ़ना पड़ेगा। संविधान की परिभाषाएं बड़ी जटिल होती, ठीक है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताऊं ना, ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था ना, तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, शून्य। वहां जीरो वर्ड यूज नहीं कर सकते, वहां क्या वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, वॉइड डिक्लेयर कर दिया, नील एंड वॉइड बोलते ना वैसे। अगले पर आते हैं, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस संविधान संशोधन को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जस्टिस फजल अली कमेटी हमने अपॉइंट करी थी उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही 7वां संविधान संशोधन पास हुआ, और 7वां संविधान संशोधन जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से जो है वो जाना जाने लगा, इसमें कोई दो राय की जो है वो बात नहीं। दूसरा, इस संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पहले भारत में स्टेट्स को 4 तरह से क्लासिफाई कर रखा था हमने, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट, वो अब व्यवस्था हमने क्या कर दी, खत्म कर दी, और उस व्यवस्था के स्थान पर हमने 14 नए राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश जो है वो गठित कर दिए, जिनमें से हमारा जो है वो मध्य प्रदेश भी एक राज्य था। तीसरा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है, ठीक है, कि जो है वो, अब इसमें याद रखिएगा, चूंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, तो चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, भोपाल से, इसलिए मैंने इसमें सेक्शन 9 में मध्य प्रदेश की बात करी। आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के लिए आप याद रखें, है ना, जैसे सपोज कोई इसको राजस्थान का स्टूडेंट देख रहा है, तो वो सेक्शन 10 में राजस्थान राज्य की बात है, ठीक है। कोई अगर महाराष्ट्र का देख रहा है तो सेक्शन 8 में बॉम्बे स्टेट की बात थी, अभी नहीं, महाराष्ट्र नहीं था उस समय, तो बॉम्बे था, वो तो 60 में महाराष्ट्र बना, ठीक है। कोई कर्नाटक राज्य का बच्चा देख रहा है तो वो सेक्शन जो क्या बोलते हैं 7 में जो है वो मैसूर स्टेट की बात थी, वो बाद में मैसूर स्टेट कर्नाटक बन गया, तो ये मैंने आपको बता दिया, चूंकि मध्य प्रदेश है तो ना। दूसरा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है ये समझ लो, उसमें जो है वो अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान नहीं, उसमें जोनल काउंसिल, ठीक है, उसके अंदर जो है वो अगर कहा जाए किसके बारे में प्रोविजन है, जोनल काउंसिल, काउंसिल हिंदी में बोलेंगे तो क्षेत्रीय परिषद, इसके लिए जो है वो प्रोविजन है। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में जो है वो जो है वो प्रावधान है, वो पार्ट नंबर 11 में है। जब आप जो है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को पढ़ेंगे, तो जहां सेंट्रल स्टेट रिलेशन का पार्ट 11 का जो आखिरी आर्टिकल है, बिल्कुल आखिरी, उसमें अंतरराज्यीय परिषद है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, अंतरराज्यीय परिषद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध को बेहतर बनाने के लिए हमने अंतरराज्यीय परिषदों की बात करी, तो ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक रफली एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं। देश स्वतंत्र हुआ,
स्वतंत्र होने के बाद नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया आई। सबसे पहले हमने एस के धर कमीशन को अपॉइंट किया। उसने सिरे से रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर हम नए राज्यों के गठन को जो है वो नहीं स्वीकार कर सकते। ठीक है, लैंग्विस्टिक बेसिस पे जो नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया उसको नकार दिया। पूरे देश में जो है वो इश्यूज हो गए, कई जगह जो है वो आंदोलन खड़े होने लगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है वो जेबीपी कमेटी अपॉइंट करी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टवी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल वाली कमेटी। उसने लैंग्विस्टिक बेसिस पे इस बात को मान लिया। उसने नई तरह की चिंगारी को जन्म दे दिया। आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामल्लू के आंदोलन के बाद जो है वो तेलुगु भाषी राज्य बना आंध्रा 1953 में। उसके बाद सरकार को लगा कि भैया ये जो आग है ये और ना फैले, इससे अच्छा है कि एक कमीशन अपॉइंट करो। और फजल अली कमीशन अपॉइंट किया और ये कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारे पास इस तरह से। ठीक है, मतलब ये अमेंडमेंट आया। चलिए अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार समवर्ती सूची में बदलाव किया गया? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, है ना? तो इसका आंसर जो है वो है थर्ड। एक्चुअल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको क्या बताया था कि अगर आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची में कोई भी छेड़खानी करनी है, कोई भी बदलाव करना है, तो कम से कम जो है वो अगर कहा जाए आपको आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। तो संविधान में जब संशोधन शुरू हुए 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला 51 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने अनुसूची 9 जोड़ी, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी। लेकिन इसके लिए हमको राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ी। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें भी राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब हमने थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, यानी तीसरा संविधान संशोधन लेकर आए, तो उसमें हमको कुछ एंट्रीज में थोड़ा सा जो है वो सब वर्ड्स में जो है वो बदलाव करने की जरूरत पड़ी। तो अब चूंकि उसमें साफ लिखा है कि आपको शेड्यूल 7 में जो है वो अमेंड करना है, अनुसूची 7 में जब जो है वो बदलाव करना है, तो अनुसूची 7 में बदलाव करना है तो आपको राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत चाहिए। तो उस समय जो है वो राज्यों से इसको अनुसमर्थन कराया गया। तो उस समय जो है वो ये आज के जैसे राज्य तो थे नहीं जिस समय की हम बात कर रहे हैं। तो 8 राज्यों ने इसके फेवर में जो है वो मतलब जो है वो रेटिफाइड किया था उसको यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन अभी पिछले साल एमपीपीएससी में भी पूछा गया। तो ये भी याद रखिएगा आज से, मतलब जो मैंने बार बार बोला कि कभी भी आपको 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 246, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कोई भी छेड़खानी करना, कुछ भी बदलाव करना, तो आधे राज्यों के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हर राज्य के में एक एक सीट के लिए संघर्ष करती है। उसको मालूम है कि अगर उस राज्य में मेरी सरकार बन गई तो मैं बड़े डिसीजंस ले पाऊंगा, और ऐसे डिसीजन जिसमें हमको आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है ओवरऑल। अगले पर आते हैं। अगला है, संविधान में कौन सा संविधान संशोधन 1971 में नहीं हुआ? 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। तो 23वां नहीं हुआ, ये तीनों 1971 के, 1971 के, और तीनों को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो है वो पास जो है वो कराया गया। तो ये एक आप याद रखिए, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो 23वां तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। 24वां जो संविधान संशोधन था उसमें हमने क्या करा कि जो है वो आर्टिकल 368 में संशोधन किया, और उसमें जो है वो ये मतलब बात की कि पार्लियामेंट को ये पूरी पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इंदिरा गांधी के ही पावर का कमाल था, यानी संसद को ये शक्ति दे दी कि वो 368 में संशोधन करके मूल अधिकार को भी बदल सकती है, संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है। ये 24वें संविधान संशोधन में था। बाद में यही मुद्दा 73 में केशवानंद भारती केस में आया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि अरे हमने क्या गलती बोल दी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि नहीं भैया, संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन संशोधन मूल ढांचे में संशोधन ना करे, मूल ढांचे में। तो 24वां याद रखिएगा, ये जो संसद की शक्ति थी 1971 में, इसमें बाद में 24वें और फिर 25वें इनका जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट निकल कर आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल, जो है वो स्टेट ऑफ केरल केस में। बड़ा अच्छा सा इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, मैं समझाता हूं आपको, एक एक लाइन में समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में क्या कहा था केशवानंद भारती केस में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। ठीक है, वह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार या उसमें संशोधन करने के दौरान उसे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर जो डेक्ट्रॉइन है, यानी मूल ढांचे की अवधारणा, उसको खंडित नहीं करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को मूल ढांचे ही नहीं समझ आएगा, तो मैं एक लाइन में समझाता हूँ।
आपके पास एक कार है, आप उसको कितना भी मॉडिफाई करा लो, ऊपर सनरूफ लगा लो, अंदर ढेर सारे जो है वो म्यूजिक सिस्टम लगवा लो, सीटों में बदलाव करा लो, ठीक है, चकों के ऊपर डिजाइन बदलवा लो, कलर बदला लो, ये सब आप करो, संसद को भी अधिकार है सब करें। बट बेसिक ढांचा आपकी कार का क्या है? 4 चक्के। पता चले आपने उसका आगे के 2 चक्के निकाल के एक चक्का लगा लिया, तो कार की बेसिक परिभाषा हो गई ऑटो। ठीक है, वो 3 चक्के का है तो 3 व्हीलर कभी भी कार नहीं हो सकता, 3 व्हीलर ऑटो होगा। यानी आपने उसके ढांचे में ही क्या कर दिया, यानी जो उसकी बेसिक फ्रेम है उसको खंडित कर दिया। तो सेम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केशवानंद भारती केस के अंदर कि बेसिक स्ट्रक्चर डेक्ट्रॉइन, मूल ढांचे में कभी भी कोई जो है वो बदलाव ना करे। ठीक है, अगर करेंगे तो हम फिर जो है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ज्यादा दिमाग मत खराब करना, संसद को भी बोल दिया। और वो दिन का दिन है, और 2023 आज सदैव बेसिक ढांचा या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा, उसकी परिभाषा लगातार बदल रही है, लगातार। इसकी परिभाषा कभी शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। आज आप केरल राज्य ने कह दिया कि भैया जो है वो राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में चला गया कि सरकार का दायित्व है कि वो लोगों को इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराए, ये फंडामेंटल राइट में। आज राइट टू प्राइवेसी हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़ गया है। अगर एक लड़की अपने मनपसंद व्यक्ति से प्यार करके शादी करना चाहती है तो ये भी फंडामेंटल राइट में, यानी हर समय बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो बदलाव हो ही रहा है। तो ये याद रखिएगा, 24, 25 और 26। 26 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं, यानी देखो 24 में तो ये हो गया, 25वां वाला जो है, यानी 24 में 71 में आया, 25वें वाले की व्याख्या किस रूप में आई बाद में, 24 और 25 की, केशवानंद भारती केस में। 26 का संबंध है प्रीवी पर्स से। अब ये प्रीवी पर्स होता क्या है? प्रीवी पर्स एग्जैक्टली सरदार पटेल की देन है। ठीक है, वो उन्होंने ये कमाल जो है वो किया था। एग्जैक्टली क्या होता था कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी या देशी रियासतें थी। तो देशी रियासतों को दबाव डाला गया है कि वो मर्ज हों देश में। कई प्रिंसली स्टेट तो होने ही नहीं चाहती थी। जैसे अगर मैं अपने भोपाल की बात करूं तो भोपाल देशी रियासत को मर्ज होने में इतना समय, 1 जून 1949 को भोपाल फाइनली भारत संघ का हिस्सा बना। ठीक है, 656 दिन, कई जगह 659 भी लिखा मिलता है, 656 डेज के बाद उसने सोचा नहीं यार, हो जाओ शामिल। कारण ये कि उनकी जो जो लग्जरियस है लाइफ है, या जो भी उनके मतलब अगर कहा जाए शान शौकत थी, उस पर असर पड़ सकता। तो प्रिंसली स्टेट जब शामिल होने के लिए आ रही थी तो तब जो है वो ये उनको प्रलोभन दिया गया कि भाई आपको जो है वो एक बकायदा जो है वो क्या कहते हैं फंड दिया जाएगा, यानी राजा महाराजा की जो पोटली होती है उसको, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो प्रावधान भी हम जो है वो करेंगे। तो उसके लिए आर्टिकल जो है वो 291 में प्रोविजन भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब तो 291 खत्म ही हो गया समझ लो। तो 291 नंबर का यानी 291 आर्टिकल में ये प्रोविजन करा कि यार उनको फंड दो कि कम से कम वो अपनी शान शौकत बरकरार रखें। जैसे 25-30 लाख रुपए जो भी साल का इकट्ठा एक मुश्त दे दिया करो उनको, कि वो बेचारा अपना जैसे एक प्रकार से पेंशन मान लो आप, ऐसे देशी भाषा में। तो प्रीवी पर्स चलता रहा। अब इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये प्रीवी पर्स व्यवस्था खत्म करना चाहिए, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस पैदा कर रही। इंदिरा गांधी को डिफरेंस तो समझ पड़ ही रहा था, प्लस उनको अपनी राजनीति भी समझ पड़ रही थी। अगर वो प्रीवी पर्स खत्म करेंगी तो एक आम आदमी की सिंपैथी कांग्रेस से या इंदिरा गांधी से जुड़ जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने उठा के प्रीवी पर्स के लिए जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि पार्लियामेंट में एक बिल लेके आए। हालांकि वो बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फुल फ्लैश 26वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रीवी पर्स व्यवस्था को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स में जो चीजें जो मिलती थी, यानी जो मतलब जो फंड उनको जो है वो मिला जाता था, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं मिलता था प्रीवी पर्स में। किसी राजघराने को 25 लाख मिलता था, किसी को 20 जो है वो अगर कहा जाए मिलता था, किसी को 10 जो है वो मिलता था। ऐसे अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा तो जो है वो नहीं मिलता था, लेकिन ये तो इस तरह से जो है वो प्रीवी पर्स जो है वो की व्यवस्था आई। और एग्जाम में तो नहीं आएगा, एक छोटी सी स्टोरी है कि प्रीवी पर्स के लिए इंदिरा गांधी ने एग्जैक्टली, इंदिरा गांधी के कारण कौन देश के प्रधानमंत्री बने थे आपको मालूम है? वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी इंदिरा गांधी के कारण ही प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति बने। तो वीवी गिरी जब राष्ट्रपति थे ना, तो उन्होंने प्रीवी पर्स को क्या करा था, समाप्त करने के लिए, मतलब राजा महाराजाओं की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए एक मतलब जो कहते हैं ना कि ऑर्डिनेंस या कुछ जो पास करा था। फिर सुप्रीम कोर्ट को मैं चैलेंज हुआ, तो वो तो खैर आएगा नहीं, अभी छोड़ दो। बट कितना याद रखना, 3 बातें याद रखना जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पूछी जा सकती है कि प्रीवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जो है वो
जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि समाप्त कर दिया गया। प्रीवी पर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा आर्टिकल जो है वो 291 में जो है वो जगह जो है वो दी गई। 291 नंबर के आर्टिकल के अंदर प्रीवी पर्स के लिए प्रोविजन जो है वो किया गया। ये बस इतना याद रखना है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें ज्यादा अंदरूनी आएगा। और 24-25 तो मैंने केशवानंद भारती की तो कहानी पूरी सुनाई दी। अगले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ओर आ जाते हैं। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वाले को 18 मानना है ना, गलत टाइप हो गया ये। एक सेकंड में इसको ब्लैक से कर देता हूँ यहाँ पर, यही गलत है एग्जैक्टली। क्या हुआ, टाइप कराते समय ध्यान नहीं रहा। ओवर। संविधान के संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं? 18वां संविधान संशोधन निर्वाचक न्यायाधिकरणों को समाप्त करना, बिल्कुल। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का प्रोविजन था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यानी कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं। आज अब देश के अंदर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद ही क्वाजी जुडिशियल पावर लिए हुए, तो बहुत सारे जो है वो हमने पावर जो है वो दिए हैं। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, ये बात रखी गई और उसमें ये तय कर दिया गया कि जो ट्रायल होगी इलेक्शन की, अब ट्रिब्यूनल नहीं देखेगा, उसके लिए कोर्ट जो है वो देखेगा। आप सीधे कहाँ जाओगे अगर इलेक्शन को चैलेंज करना है? हाई कोर्ट। सीधे हाई कोर्ट जाओ आप, ये पहला आप दिमाग में याद रख लेना है ना। जैसे ऐसे समझो, जैसे 1960-65 के समय तक अगर आपको इलेक्शन को चैलेंज करना है कि यार कहीं धांधली हुई, कुछ हुआ, तो आप कहाँ जाते थे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाते। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात करेगी, लेकिन ये 18वां नहीं है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 19वां। तो यही गलत है, बाकी तीनों तो सही थे, चारों ही सही थे एग्जैक्टली। वो बाय मिस्टेक इसलिए मेरे को उसको 18 करना पड़ा। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आज आप में से कोई विधायक का चुनाव लड़े और चैलेंज करना हो कहीं, तो हाई कोर्ट में जाओ। ठीक है, केवल राष्ट्रपति के चुनाव को आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, बाकी के लिए तो हाई कोर्ट है। जैसे इंदिरा गांधी का चुनाव हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, राजनारायण ने किया था। दूसरा, ये तो 18 हो गया ना। दूसरा, 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम के बारे में प्रावधान बिल्कुल सही है। सिक्किम एक जो है वो रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह से भारत में शामिल, और सिक्किम में जो है वो चोंग्याल राजाओं का शासन था। वहां के लोगों को लगा कि नहीं, अब हमको भारत में शामिल होना चाहिए। एक तो वो तीनों तरफ से जिन देशों से घिरे, अब भूटान है, नेपाल है, वे तो जरा जरा से छोटे छोटे देश, उनके साथ हम क्या करेंगे, सिक्किम ने सोचा जाके। रही बात चीन, तो चीन के साथ तो जाना तो मतलब बेबुनियादी था। तो भारत में शामिल होने के लिए प्रयास शुरू किया, और 35वें संविधान संशोधन में ये पहली बार आया। लेकिन ये भी याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन तो सही है, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आप याद रख लीजिएगा कभी एग्जाम में आ जाए, 1975 के द्वारा सिक्किम को एज ए स्टेट का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम भारत संघ में एक राज्य बना। ठीक है, और उसके लिए बकायदा अलग से स्पेशल प्रोविजन किए गए आर्टिकल 371F में, कि भैया उसको अलग से, क्योंकि वहां की कला, संस्कृति, जीवन शैली जो है वो बिल्कुल अलग थी। चोंग्याल राजाओं का शासन था, जो मैंने आपको बताया। 38वां संविधान संशोधन, राज्यपाल और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ये भी बिल्कुल सही है, उसको बढ़ाया। ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा संशोधन किया, एनहेंस करना, उसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो यानी 213 में भी संशोधन किया गया होगा, राइट। और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति कितने में है? 123। तो राष्ट्रपति की, अब देखो कितना सरल होता है, याद करो, अभी अपन ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के, ठीक है, चैप्टर 3 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, और वहां चैप्टर 4 में जो है वो स्टेट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। वो वहां से इनको लिंक करोगे तो ही याद रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको क्या करा, बढ़ाया। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी पीएससी और जेपीएससी, इनकी रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ाई थी। जो है वो 60 साल से जो है वो बढ़ाकर जो है वो 62 साल कर दी थी। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपको आ सकता है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। इस 18 की जगह अगर हम इसको 19 कर लें यहां पर, तो ये चारों ही क्या हो जाएंगे, सभी सही हो गए। तो ये 4 अमेंडमेंट आपके ऐसे ही जो है वो तैयार हो गए कि इनमें क्या है, और मेरे हिसाब से 19वां बड़ा यूनिक है। जनरली लोग पढ़ेंगे ही नहीं इसको, पर पता होना चाहिए। अगले के ऊपर आते हैं। अगला है दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के लिए प्रावधान किया गया, और संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन किया गया। ये बिल्कुल सही। ठीक है, ये बिल्कुल आपको जो है वो याद रखना है कि सही। ठीक है, यहां पर
अभी कैसे सही है ये भी आप बता रहे हैं। संविधान में एक नई अनुसूची जो है वो 10 जोड़ी गई एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। ठीक है, इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एक नई जो है वो अनुसूची को जोड़ा गया, ये बिल्कुल जो है वो सही है। तीसरा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून में संशोधन जो है वो किया गया, ये एग्जैक्टली पूरा के पूरा जो है वो गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, सॉरी 73 गलत निकल गया मेरे मुंह से। 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रोविजन नहीं किया गया, बाद में जो है वो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो ये प्रोविजन किया गया। देखो बहुत ध्यान समझो। ठीक है, पहले अच्छा चलो, दल बदल कानून 8वीं लोकसभा के समय पारित हुआ, ये भी सही। अब समझो ये है क्या, पूरी कहानी को मैं 2 लाइन में समझाता। इस देश में बहुत ध्यान समझना, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इस देश में चुनाव कौन जीतता है? व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, इस देश में पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है, ये ध्यान। व्यक्ति के चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है भारत के अंदर। सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, पिछले 2019 के आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 28 सीटें बीजेपी को मिली, 1 सीट केवल कांग्रेस को मिली। तो क्या बाकी सीटों के ऊपर अच्छे उम्मीदवार नहीं होंगे कांग्रेस के? बिल्कुल होंगे, लेकिन चूंकि देश में लहर बीजेपी की, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तो उनका चेहरा इतना बड़ा है कि उसके पीछे जो है वो अगर कहा जाए कि वो बीजेपी को ही लोग देखकर वोट दे रहे थे, तो आपने चुनाव में पार्टी को वोट दिया। अब वो पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी चला जाए तो आपके साथ गुनाह हो गया ना। यार साला, हमने बीजेपी के लिए वोट दिया और ये कांग्रेस में शामिल हो गया, या हमने कांग्रेस के लिए दिया, ये बीजेपी में शामिल हो गया। तो ऐसी राजनीति भारत में सबसे पहले आई हरियाणा में, उसको बोलते थे आया राम गया राम राजनीति। एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना, ये अभी भी है भारत में। बस अब ये है कि अब ये इलेक्शन के पहले होता है, पहले इलेक्शन के बाद होता था, मतलब चुनाव जीतने के बाद। अब चुनाव के पहले होता, जैसे अभी आपने देखा होगा कैलाश जोशी के लड़के दीपक जोशी अभी कांग्रेस में शामिल हो गए 2 दिन पहले। तो पार्टी बदलने का प्रक्रिया तब भी थी, आज भी, इसमें 2 राय की बात है। ठीक है, तो क्या हुआ कि संसद ने, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये संविधान संशोधन लेकर आए। ठीक है, यानी 52वां संविधान संशोधन, और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करता है, या पॉलिटिकल पार्टी का जो विप होता है, विप का मतलब होता है सचेतक या संचेतक, कि पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि नहीं भैया आपको फलानी जगह वोट नहीं करना है या फलाने को वोट डालना है, उसके अगेंस्ट अगर वोट करता है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपकी सदस्यता को खत्म कर सकता है। हाँ, ये भी एक लाइन बता दूं कि विप, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई विप की पावर नहीं होती। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कांग्रेस का एमपी एमएलए, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाले, कोई कष्ट नहीं है। चिल्ला के वोट डाले कि मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वोट डाल रहा हूं, मैं कांग्रेस का हूं, तब भी कांग्रेस पार्टी कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसके खिलाफ ले ही नहीं सकती, क्योंकि वहां ये नियम लागू नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा विप का। तो संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी, अनुसूची 10, एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन कर दिया। एंटी डिफेक्शन लॉ के उस समय के प्रोविजन में ये एक थोड़ी कमी थी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर 1/3 मेजोरिटी से कहीं दूसरी पार्टी बना लेते, 1/3 से, 1/3 से अगर कोई दूसरी पार्टी बना लेते हैं या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं, उनके ऊपर जो है वो ये लागू नहीं। लेकिन जो है 2003 में ये जो गलत है ये वाला, 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो 1/3 का प्रोविजन था, इसको बढ़ाकर कर दिया 2/3। यानी अब नया प्रोविजन क्या है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 सदस्य, जैसे एक राजनीतिक दल है जिसमें 100 सदस्य हैं, 2/3 कितने हो गए? 67। अगर वो 67 किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं या अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, है ना। और एक और अनोखी बात, एंटी डिफेक्शन लॉ तो ऐसे ही कमजोर कानून है। क्यों कमजोर कानून? उसका कारण कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे हमने सबसे ज्यादा पावर किसको दे रखी है? लोकसभा स्पीकर को, और राज्यों में विधानसभा स्पीकर को। और इस क्लास में हर को मालूम है यार, लोकसभा में स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा और विधानसभा में भी स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही होगा, अपोजिशन का तो स्पीकर बन नहीं जाएगा। और जो आदमी पार्टी छोड़कर दूसरी में जा रहा होगा उसी में जाएगा जिसके हाथ में सत्ता है, सत्ता वाली। अभी बीजेपी के हाथ में सत्ता है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी का कोई जो है वो एमएलए, जो मंत्री हो, वो कांग्रेस में थोड़ी चला जाएगा। अभी सोच के देखो ना, अभी थोड़ी चला जाएगा। तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ तो ऐसे ही जो है वो, उसमें बहुत सारी कमियां हैं।
आज भी बहुत सारी कमी है, इसलिए उसका मिसयूज जो है वो होता ही रहता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो इस तरह से दल बदल विरोधी कानून आज हमारे पास है, और बाकायदा ये है। और दल बदल कानून के हर, देखो हिंदुस्तानियों ने हर चीज का तोड़ ढूंढ लिया। एंटी डिफेक्शन लॉ आया 1985 में, अब इसका तोड़ देखिए आप। 1998 में पहला तोड़, बीजेपी ने अपनी एलाइड पार्टी को मिला के, उस समय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक ग्रुप बना लिया एनडीए, यानी आप हमारी पार्टी में आओ मत, लेकिन बाहर से हमको समर्थन कर दो। तो आज भी भारत में एनडीए की सरकार। इसी की देखा देखी 2004 के इलेक्शन में, ये 98 में जो है, 2004 के इलेक्शन में जब कांग्रेस के हाथ में पावर आई तो उसको लगा हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, उनने यूपीए बना लिया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ तो ऐसे जो है वो उसका कचरा तो ऐसे हम लोगों ने कर रखा है। तो ये एक जो है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इसके लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो किस आर्टिकल में जो है वो प्रोविजन किया गया। हाँ, एक अच्छी बात याद रखिएगा कि 102 नंबर का जो आर्टिकल है, 102, आप 101 भले ही मत याद रखिएगा, 102 में संसद के सदस्यों की निरर्हताओं के बारे में प्रावधान, कि कोई संसद का सदस्य कैसे डिस्क्वालीफाई होगा। अब आप कहोगे ये आपने अभी क्यों बता दिया, कैसे डिस्क्वालीफाई होगा? तो मैंने इसीलिए बता दिया भैया कि 102 में एक क्लॉज जोड़ा गया, 102(2), जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून, यानी कौन सी अनुसूची के बारे में प्रावधान है? 10वीं अनुसूची के बारे में प्रावधान है। लेकिन अभी उससे ज्यादा चर्चा में, सबसे ज्यादा चर्चा में अभी है, क्योंकि यही 102 नंबर का जो है वो मतलब जो आर्टिकल है, उसके सेक्शन 102(1)(e) के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता चलेगी। तो संसद यानी क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, 102 में क्या लिखा हुआ है? ये भी आएगा इस साल, आईएएस में भी आ रहा, पीएससी में भी आ रहा, सब में ही आ रहा है ये क्वेश्चन, कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप यानी किसी सदस्य की सदस्यता कैसे जाएगी। तो सदस्यता जाने के बारे में 102 में बहुत सारे प्रोविजन है। ठीक है, 102 एक ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, बहुत सारे, कि भैया वो जो है वो अगर कहा जाए इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दिवालिया हो जाए, सदस्यता जा सकती है। ठीक है, और भी जो है वो अगर कहा जाए अनसाउंड माइंड हो, बहुत सारे, आप खुद देखना। बट ई में उसमें लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और उसके तहत अगर वो डिस्क्वालीफाई, ठीक है, तो वो यहाँ पर जाएगी। तो राहुल गांधी जी को जो सजा हुई ना, उसके बाद वो इसी के तहत डिस्क्वालीफाइड हो गए। और इतना अंदर ना आए अगर पीएससी आईएएस में, तो 102 तो पूछ ही लेगा, और 102 एक जरूर पूछेगा, एक, कि एक के अंदर प्रोविजन। तो ये यूनिक हो गया, यानी आया राम गया राम राजनीति, एनडीए कब बना, यूपीए कब बना, एंटी डिफेक्शन में क्या उलझने हुई, ये सब आपको पता चल गया। अगले के ऊपर जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान, देखो थोड़ा सा आपको जरूर लग रहा होगा यार बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इनसे जुड़े मुद्दे कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप अगर एक फ्रेम बना के रख लो, आप आज क्लास करने के बाद कोई भी जो है वो मतलब पुराना पेपर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको ये फील होगा कि हाँ हम सही दिशा में दौड़ लगा रहे हैं, हमको मतलब जो भी क्वेश्चन है वो हमसे बन रहे हैं, कुछ हमारे जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे। तो ये याद रखिएगा। और भैया मैं बार बार बोलता हूँ, शुरू में ही बोलता हूँ, वैसे तो मैं बोल ही नहीं पाता, मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या संकोच की है। पढ़ाते समय संकोच नहीं होता, अपने अधिकारों के लिए तो संकोच होता है। कम से कम चैनल को लाइक ही कर लिया करो, सब्सक्राइब आप करते ही नहीं हो, और दूसरा बीच में जो है वो लाइक भी नहीं करते हो। तो कम से कम अगर आपको अच्छा लगता है, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो उसका थोड़ा सा मुझे ये पता चले कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो सही जगह जा रही है, या उस बच्चे के जो है वो काम आ रही है, जो मैं उसके लिए जो है वो प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ा सा अच्छा जो है वो फीलिंग आती है। बाकी तो नहीं तो जो है वो कहानी जो है वो चल ही रही है, देखेंगे बाकी जो भी ओवरऑल। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ठीक है, यहाँ पर पहला, यहाँ जो है लिखा हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 करी गई। ये बिल्कुल सही है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो तारकुंडे कमेटी की रिकमेंडेशन पर है। निजी कमेटी थी, जनता पार्टी के शासनकाल में जो है वो तारकुंडे कमेटी बनी। उद्देश्य ये था कि मतदान की जो आयु है उसको 21 से घटाकर जो है वो 18 वर्ष जो है वो कर दिया जाए। तो सरकार ने जो है वो इस बात को मान लिया, संसद में अधिनियम पारित किया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। उसके लिए आपको 326 में जो है वो अगर कहा जाए संशोधन तो करने की जरूरत थी। तो उसके तहत ये बात रखी गई। तो तारकुंडे यानी यहाँ पर लिख ले, ये बिल्कुल सही है।
61वां संविधान संशोधन 1989 में आया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया? 326, क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, वयस्क मताधिकार 326 में। और किस कमेटी के आधार पर? तार कुंडे कमेटी। ये निजी कमेटी थी, किस पार्टी के समय बनी? जनता पार्टी। कमेटी जनता पार्टी के समय की, अमेंडमेंट जनता पार्टी के समय का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ना। कमेटी जनता पार्टी के समय, अमेंडमेंट में तो समय लग गया बहुत। 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही। ये 2002 में आया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय, और इसको 21A में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, पहला तो शिक्षा चलती ही रहेगी किसी भी परिस्थिति में। दूसरा कि 21A इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि 21 नंबर का आर्टिकल ही एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें प्राण देह की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और उसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है रिट लगाने के लिए कि आप रिट लगाओ और जो है वो आ जाओ। तो ये भी बिल्कुल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सही है, इसमें से भी जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। 93वां संविधान संशोधन, सहकारी सोसाइटियों का प्रावधान, ये गलत है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 2006 का, इसमें अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी 27% जो है वो अगर कहा जाए रिजर्वेशन का प्रावधान। तो ये तो ओबीसी से संबंधित था, ठीक है, 27% रिजर्वेशन से, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। और फिर आते हैं 94। तो 94 जो है वो अगर कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 2006 में, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें चूंकि मध्य प्रदेश से मैं हूं इसलिए मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए मैंने इसको लिखा। इसमें जो है वो ये कहा गया था कि जो जनजातीय बहुल राज्य हैं वहाँ एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है वो की अपॉइंटमेंट की जाए, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, आज हमारे राज्य के अंदर भी, ठीक है। तो ये एक जो है वो बेसिक है कि इसमें जो है वो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर के लिए एक प्रोविजन, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कहीं नहीं लिखा होता कि कौन सा मंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, या कहीं भी मंत्री परिषद में कैसे मंत्री होंगे, ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं कि मंत्रिपरिषद में गृह मंत्री होगा, शिक्षा मंत्री होगा, ये कहीं भी वर्णित नहीं है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस बात को जो है वो मतलब 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस दिशा में एक बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो माना जा सकता है ना। तो बाकी फिर 95 96 तो छोड़ ही दो, वो जो है आएगा नहीं यहाँ। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। तो ये वाला आपको समझ ही पड़ गया कि क्या गलत था क्या सही था। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है? 101 संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन और 105 संविधान संशोधन। तो इसका आंसर है 104 संविधान संशोधन। अभी बिल्कुल सबसे लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें से एक है। इसमें SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा, प्लस जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट थी। आपको मालूम है कि जब हम स्वतंत्र हुए, संविधान निर्माताओं को भी मालूम था कि अंग्रेज इस देश से तुरंत तो जा नहीं पाएंगे, तो वो अंग्रेज यहाँ बस गए। खासकर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो बड़ा घर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? आपके गोवा और उसके आसपास। तो एंग्लो इंडियन की सीट्स के लिए प्रोविजन किया गया कि भाई लोकसभा में आप 2 जो है वो सीटें एंग्लो इंडियन के लिए जो है वो रखें, और राज्य विधानसभाओं के अंदर 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रखो, कि उनको जो है वो नॉमिनेट करो और इस तरह से वो रिजर्व रहे सीट। लेकिन आज 2022 की स्थिति में मतलब अगर हम देखें तो उस रिजर्वेशन की अब आवश्यकता जो है वो नहीं। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, है ना, ये कब का है? 2019 का है। ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई अब आप इसको जो है वो क्या बोल सकते हैं कि मतलब कंटिन्यू जो है वो नहीं करोगे एंग्लो इंडियन के जो है वो रिजर्वेशन को, ये प्रक्रिया जो है वो चलती। तो ये एक बेसिक सी बात है। और चूंकि ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात है तो इसमें एक नाम, ज्यादा पूरों के नाम भले ही मत याद रखना, एक नाम याद रखना, फ्रैंक एंथोनी। क्योंकि फ्रैंक एंथोनी के कारण ही जो है वो अगर कहा जाए ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिजर्वेशन है। और जो दूसरे राज्यों के देख रहे हैं उनका तो नहीं कह सकता, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि फ्रैंक एंथोनी का जन्म हमारे ही मध्य प्रदेश में। ये भी आप याद रखिए, कोई पूछेगा कि हाँ भैया जो है वो जो लोकसभा में, जैसे अगर हम बात करें फ्रैंक एंथोनी जिनके कारण ये सब कुछ हुआ, तो उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि फ्रैंक एंथोनी का जन्म हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। तो अब ये एंग्लो इंडियन वाली बात जो है वो खत्म हो गई।
रही बात के इसके बाद जो लिखे हुए हैं 102, 103, 104, तो हमेशा याद रखो, इनको लिंक करके पढ़ने की आदत डालो। चीजें ऐसे याद नहीं होती कि आप सोचो कि मैंने एक बार पढ़ लिया। अभी जैसे ये चार दिख रहे हैं तो दिमाग को कहो यार 102 में क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 102 में, ठीक है, ये दिमाग को जो है वो अगर कहा जाए आप। 103 क्या है, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा, ठीक है, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं यहाँ पर अगर कहा जाए उसके लिए 10% आरक्षण जो है वो कायम है 103 में। 104 में क्या हो गया, अभी हमने बात करी एंग्लो इंडियन के बारे में जो है बात होगी। और 105 में अभी ऊपर ऊपर क्या बात करी थी कि जो ओबीसी के संबंध में राज्यों को अधिकार था, वो अधिकार क्या किया गया, रीस्टोर किया गया। कितने आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, 3 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया, 338B, 342A और 366(26) क्लॉज 3C, सॉरी ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करे भैया, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते समय एक ही बात बोलता हूँ उनसे कि अगर आप कोई चीज को बार बार दिमाग में आपस में जोड़कर लिंक करके उसको रिवाइज करोगे तो ही एग्जाम में याद रहेगी, नहीं सब क्लैश होकर खिचड़ी हो जाती पूरी। तो ये ओबीसी आए, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस आए, फिर एंग्लो इंडियन आए, फिर ओबीसी आए, ओबीसी ओबीसी ऐसे जो है वो 102, 103, 104, 105 ओवरऑल। बड़े आगे अगले के ऊपर देखें। 73वें संविधान संशोधन जो 1992 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, इस संविधान, एक सेकंड, इस संविधान संशोधन के समय श्री शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची अनुसूची 11 जोड़ी गई, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने 29 विषय जिन पे पंचायत काम करेगी, आपको कुछ याद नहीं करना, आप आंख बंद करके, जैसे आज, अब जैसे जैसे मैंने बोला ना, एक बच्चा बोलता है कि यार 29 विषय हम कैसे याद करेंगे, इतने सारे विषय। अरे हम कहते हैं आपको जो है वो 29 विषय याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों 29 विषय याद कर रहे हो। आप गाँव जाओ, पंचायत क्या क्या काम करती है ना, वहां पर अगर पशुपालन है वो देखेगी, ठीक है, वहां की इरिगेशन है वो देखेगी, वहां का लैंड डेवलपमेंट है वो देखेगी, ठीक है, वहां के पेयजल को देखेगी, पशुओं के लिए चारा ईंधन वो देखेगी, गांव की सड़क पुलिया, गांव के हाट बाजार, ठीक है, गांव में गरीबी को दूर करना, ठीक है, गांव के अंदर पूर्ण शिक्षा। आप खुद तो आंख बंद करके सोचोगे क्या क्या देखेगी। 29 में से 15-20 तो आप खुद ही जो है वो आंख बंद करके मार दो, किसी की जो है वो जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं यहाँ पर अगर कहा जाए। फिर आता है इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक जो है वो अगर कहा जाए प्रोविजन किए गए, ये भी बिल्कुल सही है, ये आप जो है वो याद रखिएगा, ये आपको आ सकता है। दूसरा, इस संविधान संशोधन को 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया, ये गलत है। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश का लागू हुआ था, यानी 73वां संविधान संशोधन के बाद जब मध्य प्रदेश ने अपना खुद का पंचायती राज एक्ट बनाया तो उसको लागू। ये संविधान संशोधन तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ये याद रखिए। इसीलिए हर साल हम 24 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रीय पंचायती राज जो है वो डे के रूप में जो है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक आप याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन, ध्यान समझिएगा, 2-3 बातें बता दे रहा हूँ। 73वें संविधान संशोधन का वर्ष जो है वो 1992, लागू 1993 में हुआ। ज्यादातर बच्चे इसमें वर्ष में और लागू होने में जो है वो हमेशा जो है वो गच्चा खाते हैं या गलती करते हैं, तो वो गलती आपके साथ ना हो। और जिस समय इसको लागू किया गया उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। अभी जैसे कोई पूछ ले कि भाई ये जो है वो उस समय मतलब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैसे प्रधानमंत्री तो मेरे हिसाब से ज्यादा आता नहीं, क्योंकि संविधान संशोधन जो बिल होता है उसके ऊपर फाइनल जो सिग्नेचर आता है वो प्रेसिडेंट का आता है, ठीक है, या कोई भी बिल होगा उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना तो प्रक्रिया हो नहीं सकती। तो चूंकि 92 से 97 तक देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, इसीलिए वो लिंक आप याद रखो, उसको आप कर सकते हो ना। तो ये वाला है, 29 विषय जोड़ दिए गए पंचायतों के लिए, 243 से 243O तक जो है वो अगर कहा जाए कि प्रावधान कर दिए गए। बहुत सारे की पंचायत क्या होंगी, पहली बार जो है वो आपको मैंने बताया कि पंचायतों के लिए जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया, 29 विषय उनको दे दिए गए। ऐसी बहुत सारी बातें इसमें की गई जो हम पंचायती राज के वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। फिर अगला आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया।
42वें संविधान, 44वें, 53वें, 71वें, है ना। तो अब इसको देख, पहले तो समझते हैं ये है क्या, जो वर्ड है वो है क्या। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, एक सेकेंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है, पार्ट नंबर 18, और उसमें जो है वो आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन, आपात उपबंध। उन आपात उपबंधों के तहत 352 से 360 तक जो है वो प्रावधान, ठीक है। तो 352 टू 360 तक प्रोविजन है, जिसमें 3 तरह के आपातकाल जो है वो वर्णित है। 352, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सबको पता होगा। अब क्या हुआ कि देश में जो पहली इमरजेंसी लगी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब पहली बार लगा, नेशनल इमरजेंसी, इसको प्रोक्लेमेट कौन करता है, ये ध्यान रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगता नहीं, उसकी क्या होती है, उद्घोषणा होती, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन वो राष्ट्रपति करते हैं। तो पहली बार जब हमारा जो है वो चीन के साथ 62 में जो है वो वॉर हुआ, तो हमने जो है वो नेशनल इमरजेंसी देश में लगाई, या अगर कहा जाए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू हुई। दूसरी बार यही प्रक्रिया जो है वो अगर कहा जाए कि 71 के वॉर के समय जो है वो चलती है। अब कहानी बड़ी उलझी हुई है कि इंदिरा गांधी जब 1975 में सत्ता में, अब यहां समझिएगा, तो ये वो समय था कि इंदिरा गांधी का एक केस था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ठीक है। उसको जैसे जनरली जो है अगर कहा जाए कि राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस बोलते हैं। उसमें ये कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने जो है वो भारत के अंदर जो है मतलब सॉरी, जो इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी पावर्स का, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया है। और इस ग्राउंड पर जो है वो हाईकोर्ट को मैं चैलेंज कर दिया राजनारायण ने। जब हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो हाईकोर्ट ने जो है वो डिसीजन दे दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव जो है वो अवैध है। और वो पहली प्रधानमंत्री थी जो किसी कोर्ट में गई, नहीं तो इससे पहले कोई प्रधानमंत्री कोर्ट में भी नहीं गया। और उनपे चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अब इंदिरा गांधी का दिमाग खराब, साला 6 साल का प्रतिबंध लग गया, पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने उस समय जो इमरजेंसी में एक वर्ड हुआ करता था, वो होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। उसने कहा देश की स्थिति ठीक नहीं, पैनिक सिचुएशन है, आंतरिक अशांति। उसके आधार पर देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया। इस वर्ड के आधार पर कब लगाया, 25 जून 1975 को इमरजेंसी इंपोज हो गई देश में। अब आंतरिक अशांति, मतलब आंतरिक अशांति की क्या प्रोविजन है। आप अपने घर में बैठो, आपके पापा कह रहे हैं अरे साला जो आज के बाद कोई घर में आंतरिक अशांति करेगा तो उसको मैं पीट दूंगा, पता चले तुम रोज ही पीट रहे हो, क्योंकि वो तो खुद ही तय करेंगे कि डिस्टर्बेंस किसको कहेंगे। जरा सा तुमने आवाज करी, डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये इमरजेंसी देश के इतिहास की आखिरी इमरजेंसी, जो 21 मार्च 1977 तक चलती रही, ठीक है। यहाँ पर अब 21 मार्च 77 की जब ये इमरजेंसी हटी, तो इमरजेंसी के हटने के बाद देश के अंदर जो है वो इलेक्शंस, जब इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस के अंदर जो है वो, अब चूंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना जो है वो मतलब क्या बोल सकते हैं कि रोष देश के अंदर आ चुका था उस समय, कि जो जनता पार्टी जो है वो पावर में आ गई। और जब जनता पार्टी जो है वो अगर कहा जाए कि पावर में आई, तो उसने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है इसको रिप्लेस्ड किया। इसकी जगह एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ जो आज हमारे राष्ट्रीय आपातकाल में, वो है आर्म रिवेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। यानी 1977 का दिन और आज का दिन है हिंदुस्तान के इतिहास में, कि जो है वो भारत के अंदर कभी जो है वो अगर कहा जाए कि इमरजेंसी लगी ही नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो आपातकाल लगा ही नहीं। उसका कारण ये है कि आर्म रिवॉल्ट यानी लोग हथियार लेकर अगर विद्रोह कर दें देश के अंदर, तो वैसी स्थिति जो है वो अगर कहा जाए देश में कभी भी जो है वो जो है वो देखी गई नहीं। तो ये एक जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो, मतलब मेरे हिसाब से शायद जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सॉरी बेटा। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से जो है वो 1977 में ये कहानी हुई। ये पूरा आपने को जो है वो वाक्य मैंने आपको जो है वो समझा दिया। तो आज के हिसाब से कोई पूछे कि अगर आपातकाल की स्थिति है देश के अंदर, अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो कितने वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो आज की स्थिति में 3 वर्ड है। पहला है युद्ध, ठीक है, यानी वॉर। दूसरा है बाह्य आक्रमण, ठीक है। यहाँ पर बाह्य आक्रमण का मतलब है कि कोई देश के खिलाफ बाहर से क्या कर दे कि जो है वो अटैक कर दे, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं।
जैसे अभी चीन अगर हमारे ऊपर अटैक कर दे या पाकिस्तान से हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन के अंतर्गत आएंगे, बाह्य आक्रमण के अंदर। और तीसरा जो है वो है आर्म रिवेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह। ये 3 वर्ड के आधार पर राष्ट्रपति प्रोक्लेमिनेट कर सकते हैं इमरजेंसी। तो ये एक आपको याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी सरकार के समय लाया गया, उसके तहत जो है वो ये प्रावधान किया गया। और ऐसे भी 44वां संविधान संशोधन तो सबको पता ही है, क्योंकि वो एक ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें जो है इंदिरा गांधी के 42वें संविधान संशोधन के जो है वो मतलब जितने मतलब जो उन्होंने क्या बोल सकते हैं कि बदलाव किए थे, वो सब जो है वो रद्द कर दिए ओवरऑल। अगले पे आते हैं, 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, बिल्कुल सही। हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है वो संशोधन हुआ, और कभी प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। ये सबको जो है वो पता है। यहाँ पर अभी क्या हुआ वो अभी अपन बात करें। दूसरा, इस संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में राज्य सूची के 5 विषय हस्तांतरित किए गए, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए इस संविधान संशोधन के द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, ये गलत है। 10 किए गए, आज 11 है, 10 उस समय किए गए। और इस संविधान संशोधन के समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे, ये भी सही। तो ये गलत हो गया, ये सही है। अब इसको थोड़ा सा पीछे से जो है वो अगर कहा जाए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला, जब इंदिरा गांधी के हाथ में पावर आई 1975 में, देश में आपातकाल लगा था। ठीक है, पूरे राज्य इंदिरा गांधी के हाथ में थे। तो वो संविधान में वो जो आधे राज्यों के अनुसमर्थन वाली बात है वो उनके हाथ में थी, ये तो साफ है, राष्ट्रीय आपातकाल में। तो उन्होंने उठाकर जो है वो इस देश में इतने संविधान में संशोधन कर दिए कि उस संविधान संशोधन को जो है वो जनरली जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही लोग कहने लगे। और उस संविधान संशोधन के पीछे का जो आधार था जो है वो मतलब अगर कहा जाए तो वो जस्टिस स्वर्ण सिंह कमेटी थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंड करा, उस स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जो है वो संशोधन। तो इस तरह से पहला तो हमारे सामने यही आ गया कि हाँ भैया, संविधान की जो है वो पहला जैसे आया कि क्या संविधान की प्रस्तावना में जो है वो जो है वो संशोधन किया गया। हाँ, संविधान की प्रस्तावना में जो है वो संशोधन जो है वो किया गया। 3 नए शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में जो है वो जोड़ दिए गए। ये पहला जो है वो यहाँ पर आ गया, ये सबको मालूम होगा, ये मुझे जो है वो बताने की जरूरत नहीं। सिख, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जो है वो हमारी प्रस्तावना में जो है वो जुड़े थे ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यानी सोशलिस्ट हो गए हम। ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर हो गए, यानी धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हो आप, पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हो। और अखंडता, तो यूनिटी ऑफ के साथ यूनिटी एंड इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रिटी सॉरी शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया ना। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, और अगर कहा जाए इंटीग्रिटी। ठीक है, तो अब ये शब्द आज हमारे संविधान के अंदर है। दूसरा, 5 जो है सब्जेक्ट जो है, तो इसको भी समझ लेते हैं। पहले जो संवर्ती सूची थी उसमें जो एक सब्जेक्ट थे उनकी संख्या थी 47, है ना। संवर्ती सूची यानी यहां लिख दे रहा हूं मैं, संवर्ती सूची। अब देखो कितना सारा लोग हैं, याद करो संवर्ती सूची के लिए किस पार्ट में प्रोविजन है, 11। शेड्यूल कौन सा है, 7वां। अनुच्छेद कौन सा है, 246, जो अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं। कितने राज्य की जो है वो अगर कहा जाए कि अनुसमर्थन की जरूरत पड़ेगी, कम से कम जो है वो अगर कहा जाए आधे राज्यों के अनुसमर्थन की मतलब अगर कहा जाए हमको आवश्यकता उसके अंदर जो है वो पड़ेगी, ये याद रखिए। तो संवर्ती सूची में पहले सब्जेक्ट थे 47। राज्य सूची के अंदर, यहाँ सूची लिख दे रहा हूं, के अंदर सब्जेक्ट थे 66। यानी राज्य सूची के अंदर जो है वो सब्जेक्ट की संख्या जो है वो जैसे अगर कहा जाए कि 66 थी। तो एकदम क्या होता है गला सूखने लगता है एकदम, जो है वो इतना लंबा कंटिन्यू बोला तो उसमें। तो इनमें से उठाकर 5 सब्जेक्ट उन्होंने इधर करे, यानी अब यहाँ 47 से जो है वो अगर कहा जाए ये हो गए 52, और यहाँ 66 से जो हो गए 51 जो है वो, ये आपने जो है वो पढ़ रखा होगा या ये आपको जो है वो पता होगा। जिनको नहीं मालूम हो वो बता दूं, इन 5 सब्जेक्ट में जो इधर से इधर गए, एक था एजुकेशन यानी शिक्षा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये पहला एजुकेशन, ये राज्य सूची से इधर आ गया, यानी आज के हिसाब से कोई कहे राज्य शिक्षा, तो आपके शहर में सीबीएसई बोर्ड भी है और आपके शहर में स्टेट का जैसे हमारे एमपी बोर्ड भी है।
दूसरा है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के ऊपर लॉ बनाने का पावर स्टेट को भी है, सेंटर को भी है। वेट एंड मेजरमेंट, भार मापन आदि, वेट एंड मेजर्स, वो पूरा आप लोग लिख लेना, भार और मापन अगर कहा जाए। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वन्य जीवों का संरक्षण, है लिख दे रहा हूँ, वन्य जीवों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ पर अगर कहा जाए। और न्याय का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जोड़े गए, तो ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। 11 ये तो गलत हो ही गया यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय कभी भी जो है जो है वो प्रेसिडेंट को याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर को आप ज्यादा याद मत रखिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद इस समय देश के राष्ट्रपति थे। और ऐसे भी आपका ज्ञान में थोड़ा सा यहाँ एक और अनोखी चीज बता देता हूँ। फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी की यही जो आपातकाल जब लगा था, इसी दौरान फखरुद्दीन अली अहमद का जो है वो निधन हो गया था, ये ध्यान रखिए। तो वो जो इमरजेंसी हटी थी देश में से, वो फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं हटाई थी, लगाई थी फखरुद्दीन अली अहमद। उनका निधन हो गया था फरवरी 1977 में, फखरुद्दीन अली अहमद का। और वो हिंदुस्तान में दूसरे सबसे कम, ठीक है, टेन्योर उनका रहा। पहला सबसे कम जो है वो राष्ट्रपति के पद पे कार्यकाल है जाकिर हुसैन का, और उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, पहले मुस्लिम। और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, वो भी मुस्लिम थे और उनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और दूसरा सबसे कम कार्यकाल जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद का जो है वो माना जाता है। तो ये एक जो है वो आप याद रखिएगा। तो फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो है वो ये मतलब इमरजेंसी, मतलब अब इतना ही याद रखना, बाकी तो कुछ मुझे जो है वो याद रखने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको शायद कुछ इसमें से जो है वो बन जाए, क्या बनेगा वो तो देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी हटाई, फिर जो है वो क्या बोलते हैं उनके क्या नाम था हमारे यार उप प्रधानमंत्री थे ना, बीडी जत्ती, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने इमरजेंसी हटाई थी। तो ये 42वां संविधान संशोधन बहुत जबरदस्त है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लेना। लोकसभा का कार्यकाल एक एक साल बढ़ाकर एक एक साल के लिए 2 बार बढ़ा दिया, राज्यों का विधानसभा का कार्यकाल एक एक साल के लिए 2 बार बढ़ा दिया, लेकिन आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था इसके लिए, ध्यान रखना, तो कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ठीक है, 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15-16 दोनों, अनुच्छेद 15-16 और 340। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15, ठीक है, और 16 दोनों। अब ये जो है वो अगर कहा जाए है क्या, समझ लो, इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको ही मालूम है कि 103वां संविधान संशोधन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसके रिजर्वेशन के लिए जो है वो प्रावधान करता है। अब 15 नंबर का आर्टिकल हमारा संविधान में क्या बोलता है? वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है 5 ग्राउंड पर, है ना, मालूम होगा ना, धर्म, जाति, लिंग, वंश, वंशवाद, मूल जन्म स्थान, यानी 5 ग्राउंड्स के आधार पर हम किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। लेकिन उसमें क्लॉज डाल दिया गया अलग अलग, यानी क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 के राज्य कर सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह, उसमें इसका उल्लंघन नहीं होगा। तो इसके लिए इसमें संशोधन किया गया 15 में, और एक नया क्लॉज जोड़ा गया, क्लॉज 6, जिसके तहत वो रिजर्वेशन गया। ये आप याद रखिएगा ना, कोई पूछेगा कि जो है वो क्या जोड़ा गया, हाँ ये जोड़ा गया। सेम 16, तो आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 16, ठीक है, जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, मतलब उनमें मतलब अगर कहा जाए कि हर आदमी को बराबर अधिकार है कि वो शासकीय सेवाओं को जो है वो पाने का उसको अधिकार दिया गया, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता हम सबको बराबर दी गई है, या जिसको सिंपल वे में बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें भी सुधार करना पड़ा, क्योंकि अब आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में कितना परसेंट आरक्षण देना है उनको? 10%। तो 16 में भी एक क्लॉज जोड़ा गया, 6। तो इस तरह से हमें क्या समझ पड़ा कि 15 नंबर के और 16 नंबर के जो आर्टिकल हैं उनमें हमने संशोधन किया और ईडब्ल्यूएस के लिए प्रोविजन किया। ईडब्ल्यूएस 10% कोटा, ये एक अपने को याद रखना है, शायद आ जाए क्वेश्चन, अब क्या आएगा वो तो देखने वाली बात है। यहाँ पर अगले पे आते हैं, संविधान संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान, ये बिल्कुल सही।
ठीक है। आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपने अदर बैकवर्ड क्लास को कैसा अधिकार दे दिया, संवैधानिक दे दिया, और उसके लिए संविधान में एक आर्टिकल इंसर्ट किया 338B। 101वां संविधान संशोधन, ये भी सबको मालूम है, जीएसटी। आधे राज्यों के अनुसमर्थन के बिना तो ये पास ही नहीं हो सकता था, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए लाए यहाँ पर। 100वां संविधान संशोधन, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये जो है वो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ एनक्लेव एक्सचेंज हुए, तो उन एनक्लेव को एक्सचेंज करने के लिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला तो जो है वो 99 था, जो अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, और जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है, आएगा ही आएगा। पहले ऐसा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने मिनिस्टर्स होंगे, इसके लिए कहीं कोई जो है वो प्रोविजन नहीं था, कितने जो है वो अगर कहा जाए। इसीलिए क्या करते थे लोग, दल बदलते थे ज्यादा, अरे यार हमको ले लो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी का कोई कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस का कोई बीजेपी में चला गया, यार हमको भी मिनिस्टर बना दो। तो मिनिस्टरों की संख्या कोई फिक्स ही नहीं रही, इतने मिनिस्टर हो गए कि आप सोच नहीं सकते। तो फिर जो है वो ये लेकर आए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसमें ये प्रोविजन किया गया कि जो सेंट्रल है उसमें जो, मतलब अगर केंद्रीय अगर कहा जाए, जो मंत्री परिषद होगी, वो लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का 15%। क्यों होगी राज्यसभा का क्यों नहीं? क्योंकि सबको मालूम है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, राज्यसभा के लिए उत्तरदायी नहीं होती। और राज्यों में विधानसभा में, विधानसभा का कितना प्रतिशत, 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अगर ये ग्राउंड फुलफिल ना हो तो कम से कम उसमें कितने मेंबर होंगे, 12। तो संसद वाले में तो 12 का कोई लॉजिक ही नहीं, वो 15% वाला फिल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है लोकसभा में तो कोई, लेकिन हमारे कई राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा की सीट 40 हैं, 60 है। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये जो है वो अगर कहा जाए, वहां उन्होंने प्रोविजन कर दिया है कि ऐसा कोई, जैसे गोवा राज्य है, सिक्किम है, मणिपुर है, मेघालय, वहां कम से कम आपको मंत्रिपरिषद में कितने मिनिस्टर रखने पड़ेंगे, 12 मिनिस्टर रखने पड़ेंगे। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रोविजन किया गया। लेकिन ये प्रावधान, एक और बात याद रखें, दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां विधानसभाएं हैं, वहां ये जो 12 वाला प्रावधान है या 15 वाला प्रावधान है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये केवल राज्यों की विधायिका और लोकसभा, मतलब अगर कहा जाए केंद्र और राज्य दो के लिए है, जो है वो संघ शासित क्षेत्रों के लिए इसको लागू नहीं किया गया है। उसमें कंफ्यूज्ड बिल्कुल जो है वो जो है वो मत हो जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आपका। अगला 74वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक भाग 9A जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कुछ कुछ लिखवाते समय, ये ए भी है इसमें, है ना, नहीं तो सभी सही हो जाएंगे उसके आंसर। मैंने क्योंकि जब बनवाया था तो ए एक्चुअल क्या होता है ना, जब उसको ट्रांसलेट वगैरह करते हैं हम साथ में, तो कई बार इधर उधर मिस हो जाती, तो 9A जो है जोड़ा गया, बिल्कुल सही। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कोई पूछेगा कि क्या नया पार्ट जुड़ा, हाँ बिल्कुल जो है वो एक नया पार्ट जुड़ा, और पार्ट का नाम है म्युनिसिपैलिटी, और 9A जो है वो इस पार्ट को है। दूसरा, इस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं के लिए आर्टिकल 243 से 243 इसको पी याद रखना, से 243 ZG तक, यहाँ जेड भी लगा दो, है ना, ZG तक प्रावधान किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी 243P से लेकर आखिरी जो आर्टिकल है वो ZG है। ठीक है, जिसमें प्रोविजन किया गया है, म्युनिसिपालिटी से संबंधित ही है, पूरे प्रावधान जितने हैं वो सब म्युनिसिपालिटी से संबंधित है। दूसरा, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के संबंध में 18 विषय, ये भी बिल्कुल सही है। ये आखिरी जो है वो अगर कहा जाए शेड्यूल है जो हमने इंसर्ट किया है, इसके बाद आज तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कोई जो है वो शेड्यूल इंसर्ट जो है वो नहीं हुआ। ये संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ये गलत है, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था। 24 तारीख को जो है वो लागू नहीं हुआ था, 24 अप्रैल जो है वो तो लागू क्या हुआ, 24 अप्रैल को लागू हुआ है आपका पंचायती राज वाला। तो दोनों में कंफ्यूज्ड मत हो जाना, ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि 74वां संविधान संशोधन म्युनिसिपालिटी से संबंधित है, या म्युनिसिपालिटी में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब है। दूसरा कि ये संविधान संशोधन 1992 का ही है, ये भी याद रखिएगा।
यानी कैसे पढ़ेंगे कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया, पार्ट 9 है। उसमें आर्टिकल 243 से 243 ZG तक प्रोविजन किए गए, एक नई शेड्यूल इंसर्ट की गई। और इसको कब लागू किया गया ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि इसको 1 जून 1900, ये तो भूले ही जाते हैं लोग, याद ही नहीं रखते कि अच्छा ये भी इसका भी लागू होने की डेट। वो सब याद रखते हो पंचायत के कि हाँ बलवंत राय मेहता कमेटी हुई ना, फलाना हुआ, कुछ ऐसी चीजें भी याद रख लिया करो, ये यूनिक है। अच्छा, इसमें मैंने इस पार्ट में मैंने कोई कमेटी वगैरह के ऊपर चर्चा इसलिए नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मैं पंचायत के लॉ पे पढ़ा चुका हूँ। तो 1 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, ये आपको याद रखना है। इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपको जो है वो बन सकता है, क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, फिर अगले के ऊपर आते हैं। अगला है संविधान निम्न में से किस संविधान संशोधन के लिए 368 में वर्णित आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, याद करो मैंने क्या बताया था, कंकरेंट लिस्ट में सुधार किया गया या संशोधन किया गया, तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 42वां संविधान संशोधन, मैंने कहा इंदिरा गांधी के समय आया, इसमें भी आधे राज्यों की अनुसमर्थन की जरूरत थी क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह संविधान में क्या किया गया, संशोधन जो है वो किया गया। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन, इसमें भी जरूरत थी। जरूरत इसीलिए थी क्योंकि भैया आप जो है वो मतदान की आयु ही बदल रहे हो तो राज्यों से, तो 20 उस समय के 20 राज्य जो थे उन्होंने इसका अनुसमर्थन किया था 61वें संविधान संशोधन का, यानी मतदान के लिए जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी जाए। और ये जो 105 वाला है इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो है वो सिंपल मेजोरिटी से ही हो गया अभी, मतलब इसमें कोई ज्यादा ऐसा इशू नहीं रहा यहाँ पर अगर कहा जाए, सॉरी मतलब राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं रही, ये सिंपल मेजोरिटी हटा दे। तो ये 3 के ऊपर क्वेश्चन आ सकते। ठीक है, ये भी एक हो सकता है कि प्रश्न आपसे जो है वो पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का वर्णन है, बिल्कुल पहले ही गलत है। अनुच्छेद 368 में केवल कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन है, 2। वहां 2 है, 2/3 प्लस 2/3 के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 में वर्णित है, बिल्कुल सही। ठीक है, हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया 20वें भाग में, इसमें कोई दो राय की बात। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के लिए संयुक्त सत्र के द्वारा संविधान संशोधन नहीं कराया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही। कोई भी ज्वाइंट सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं आ सकता, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ज्वाइंट सेशन लाकर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो है वो ले आए। ऐसे भी ज्वाइंट सेशन जो है वो बहुत ना के जो है वो अगर कहा जाए बराबर जो है वो आए हैं। 3 ही बार ऐसी स्थिति आई आज तक के इतिहास में जिसमें हमने जो है वो ज्वाइंट सेशन के द्वारा जो है वो अगर कहा जाए या ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा, ठीक है, जो है वो काम किया। तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक केवल किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात सरकारी बिल के रूप में ही प्रक्रिया आरंभ हो सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 तरह से बिल आते हैं पार्लियामेंट के पास, एक आते हैं प्राइवेट बिल, कोई भी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बिल ला सकता है, उसको अपन बोलते हैं प्राइवेट बिल। ये प्राइवेट मेंबर के बिल होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल, ठीक है, अगर कहा जाए जो है वो मनी बिल, ठीक है, इस तरह के बिल प्राइवेट मेंबर नहीं ला सकते, यानी वित्त से बजट से संबंधित प्राइवेट बिल लाने का अधिकार नहीं। दूसरे होते हैं गवर्नमेंट बिल, अगर संविधान में संशोधन करना हो, वित्त से संबंधित बातें हैं तो गवर्नमेंट बिल ही आएंगे। तो कभी भी संविधान संशोधन में कोई निजी सदस्य बिल नहीं ला सकता है ना, उसको हमने राइट नहीं दिया कि प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करे, तो ये भी सही है। यानी ओवरऑल गलत क्या हो गया, ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें 3 प्रक्रियाएं, जबकि मैंने क्या बताया कि 368 में केवल प्रक्रियाओं का वर्णन टेक्निकली कितना है, 2 तरह की प्रक्रियाओं का वर्णन। वहां जनरल मेजोरिटी जो होती है यानी 50% प्लस 1 वाला जो क्लॉज होता है प्रेजेंट इन वोटिंग, वो कहीं वर्णित नहीं है 368 में, ये अपने दिमाग से आज निकाल दीजिएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। तो ये आज के टॉपिक हैं और मैंने पूरे कोशिश करी कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, अगर मुझे कुछ लगेगा कि और एक और बनाना चाहिए तो वीडियो एक और समय निकाल कर मैं बना दूंगा, बट आएंगे इन्हीं में से क्वेश्चन। आपको लग जरूर रहा होगा कि यार बहुत लेंदी हो गया या बड़ा हो गया तो टॉपिक, लेकिन ये बड़ा लेंदी नहीं, इसमें आपने बहुत सारी चीजें लिंक करी, आपस में जोड़ी, समझी, तब जाके कहीं ये आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा, नहीं तो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हो जाएगी।
जैसे सोचो अभी यही क्वेश्चन आ जाता कि भैया जो है वो 105वां संविधान संशोधन में कितने आर्टिकल में अमेंड किया, तो पता चलेगा ये तो पढ़ के चले गए कि यार 105वां संविधान संशोधन अभी आया, लेकिन ये नहीं पढ़ के गए कि आप 3 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया कि 4 में अमेंडमेंट किया कि क्या किया। तो ऐसे बाल की खाल वाले क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम्स में जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, तो वो भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं, उन पे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा अनुरोध है। कमेंट्स खूब करिए, खूब लिखिए, जितना आप कमेंट करोगे उतना जो है वो हमारे लिए परफेक्शन है। क्योंकि देखो मैंने आपको हर बार वीडियो में एक ही बात बोली कि कमेंट हमारे बीच के देखो 2 घंटे की क्लास में मैं कभी कोई बेबुनियादी चुटकुले कहानी कथा ये चर्चा नहीं करता। पढ़ाई पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई के बाद चर्चा करूंगा मैं अभी जो है वो आपके साथ। आखिरी में मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे ये समझ पड़े कि यार जो मैं आप तक ले जा रहा हूँ वो आप तक कितना जा रहा है। हमारे बीच एक गैप तो नहीं है, कम्युनिकेशन गैप, अगर नहीं है तो ये हमारे लिए काम करे। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी का, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। इन केस पढ़ाते समय कहीं मिस्टेक से कोई आर्टिकल या अमेंडमेंट में कोई गलत शब्द निकल गया हो, हम नीचे टैग कीजिए, उसको हम जो है वो इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिख देंगे, क्योंकि मानवीय भूल मानवीय त्रुटि हर जगह होती है। ठीक है, कोशिश तो करता हूं मैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो आप लिख सकते हो उसमें। चलिए धन्यवाद आप सभी को, ईश्वर करे कि आपका दिन शुभ हो, वर्ष शुभ हो, जीवन सफलता से भर जाए, आप अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाएं, एग्जाम से निकलें तो ये फील करें कि हाँ यार ये 1.5 घंटे की क्लास मैंने फलाने टीचर को दी और ये फ्रूटफुल क्लास थी, इसने एग्जाम में मुझे बहुत हेल्प करी, मेरा क्वेश्चन आ गया, मुझसे क्वेश्चन बन गए। धन्यवाद।